Assalamu alaikum everybody. Good morning and welcome to Geo Pakistan with Huma, and today we have Zohaib with us. इस हफ्ते जोहेब ही होगा हमारे साथ। जोहेब क्या हाल है? अच्छा मैं ही हूँगा इस हफ्ते। नहीं क्या उठ के कहीं जा रहे थे? नहीं मुझे नहीं जाओ मैं खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है जब आप बुलाएंगे। नहीं भाई तो हमने सुनने में हमें ये आया कि जोहेब ऑल्सो हैज अ गुड टाइम हियर, सो हम जब आपको कहीं ब्रेक मिलती है तो आप इधर आते हैं। तो दौड़ा चला आया ऐसा नहीं रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी। अच्छा जी अच्छा हाँ मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, ये कोरोना वायरस वगैरह आया, खैर हमने आप देखें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सेहत के मैदान में कितना कुछ आ चुकी हैं, यानी ऐसी ऐसी बीमारियां जिनकी दवाइयां आ चुकी हैं और उनकी वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन एक नई बीमारी का, एक नई वबा का हमें सामना करना पड़ा, कोविड का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया के पास उसका कोई जवाब नहीं था। अब आप ये देखिए कि क्या हमें आपको, वैसे मुझे तो ये लगा कि एक वेकअप कॉल दी इस कोविड ने हमें कि हम एक गैजेट की तरह अब काम करना शुरू हो गए, यानी बिल्कुल ही हम एक पुर्जा सा बन गए और हमने इंसानों को जो वैल्यू देनी चाहिए, यानी इंसान से इंसान का जो रिश्ता है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा, यानी वो स्कैटर्ड सा कुछ मामलात हो गए थे, मैकेनिकल सी चीज़ें हो गई। हाँ, तो मैंने ये महसूस किया कि कोविड के आने से एक बार फिर हमने दोबारा सोचने का मौका मिला कि भाई कोई भी बीमारी ऐसी आ सकती है कि जिसका हमारे पास कोई भी डिफेंस नहीं होगा और मौत सामने है। बिल्कुल ये आपने बात की है, मतलब वी कैन नॉट सिट बैक कि जी अब तो टेक्नोलॉजी भी है तो ये भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इंसान जो है वो बिल्कुल ही हैज डन इट ऑल, कवर्ड इट ऑल और हर चीज़ के लिए तैयार है। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस यू आर वेरी राइट कि ये रियलाइजेशन डेफिनेटली हुई है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है। मतलब हु वुड हैव थॉट ये 1.5-2 साल पहले कौन ये सोच सकता था। वैसे बायोलॉजिकल वेपन्स और इसकी सबकी सारी ड्रामाई बातें तो होती थी, बट एक्चुअली एक वायरस आ जाना जो कि पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल पे ले आए। तो इस पे आपको पता है मूवीज भी बन रही हैं, अब तो कितनी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बन रही है। ये कि हमें इससे बिल्कुल ये सबक लेना चाहिए कि आप जब भी मौत का एक दिन मुअय्यन है, मुकर्रर है, उसको तो खैर आप टाल नहीं सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप दूसरों की बेहतर जिंदगी के लिए भी कुछ कोशिश करें, तभी कलेक्टिवली आपकी और ये रियलाइजेशन बाकी आप सही कह रही हैं इस 1.5 साल में काफ़ी आई है। लेकिन आपको थोड़ी सी अपडेट्स हम कोविड बिकॉज इट इज यूके की बहुत अच्छी अपडेट है कि वहाँ एक भी डेथ नहीं रिपोर्ट हुई, यानी और ये कोई ऑलमोस्ट कितने 1.5 साल बाद, मतलब ये इनका बहुत ही अच्छा ऑब्वियसली एक्चुअली एवरीबडी इज टर्निंग अ पेज हियर बिकॉज़ बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने कितना ज़रूरी है वैक्सीनेट कराना खुद को, अपने आप को महफूज रखना, मेरी हो गई है और दूसरों को भी महफूज रखना कि अब यूके में एक भी केस यानी एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत जल्द ये इंशाल्लाह विल बी देयर। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 88 डेथ्स हुई हैं, तो लिहाजा कोविड की वजह से 24 घंटे का आपको जो आप हमेशा एक टैली देते हैं आपको 88 डेथ्स 80 और 80 एक्चुअली यू आर वेरी राइट और 1843 नए केसेस हैं। ये केसेस हम 3-3 हज़ार और पता नहीं कितने फिगर्स में भी गए हैं, ये केसेस कम आ रहे हैं डेफिनेटली। और पॉजिटिविटी रेट सुन के तो आप लोग खुश ही होंगे, कहाँ 20s में बात चली गई थी, तो अभी वी आर एट 3.9%। सो डेफिनेटली आप लोगों की कोशिशें हैं और काविशें हैं और आई एम श्योर द एफर्ट्स दैट पीपल आर मेकिंग, मास्क भी एक दूसरे को याद दिला देना, ये उन्हीं की वजह से है कि नंबर्स जो हैं ज़रा बेहतर हैं। क्या वैसे क्या कॉमेडी थी। अच्छा आप ये देखें कि कमाल अहमद रिजवी की ये तहरीर थी अलिफ नून, और कहते हैं ना कि शायर हों, राइटर्स हों, ये आगे का जो माहौल है उसको फोर्स, यानी उसको देखते हुए लिखते हैं। तो अब मैं देख रहा था, एक मौका मिला मुझे कि अलिफ नून की एक एपिसोड थी, उसमें चीनी के बारे में चल रहा था, यानी चीनी का कारोबार इन्होंने किया दोनों अभी तक रेलेवेंट है ये तो यकीन कीजिए कि चीनी का मामला बिल्कुल वही था, होर्डिंग से लेके और फिर मिडल मैन और ये वो सारी चीज़ें। तो अलिफ नून में कितने साल पहले ये सारा मामला दिखाया गया और वही हम फेस करते आ रहे हैं आज तक। तो क्या कोई 80s की बात अगर आप कर रहे हैं तो 3 दिहाइयों पहले, और ये मतलब ये बड़ी एक आप ये कह सकते हैं कि कितने फार साइटेड थे, इनको पता था कि क्या होने वाला है एंड ऑल दैट, क्योंकि उस वक्त भी हो रहा था। लेकिन थोड़ी सी ट्रेजिक बात भी है कि हम वहीं फंसे हुए हैं, वही हमारे इश्यूज हैं। काश कि वी वुड हैव मूव्ड ऑन, और अब हम अलिफ नून टाइप और ये हम देखते जोक्स या तो हम कहते हैं यार ये भी दौर होता था कि ये भी
प्रॉब्लम्स होती थी, वी आर स्टिल वेरी मच देयर, हम उसी दौर में अभी भी। जैसे कि आपको हमारी अगली खबर से भी पता चल जाएगा, टूट रहे हैं, पॉलिटिक्स भी हमारी उधर ही फंसी हुई है। जी आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के लिए हर घड़ी तैयार अपोजिशन इत्तेहाद अब इन ऑप्शंस का जिक्र नहीं करती। लीगी सदर शहबाज शरीफ पार्लिमानी और मुफाहमत की सियासत की बात करते हैं। मरियम नवाज कहती हैं मुजाहमत ही से मुफाहमत का रास्ता निकलता है। अब हाल ये है कि वजीर आज़म इमरान खान भी अपोजिशन पर तरस खाने लगे हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं, मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। जी, मौलाना फजल रहमान को अब भी उम्मीद है कि पीडीएम दोबारा जान पकड़ेगी और हुकूमत को टफ टाइम देगी। मौलाना साहब क्या समझते हैं, ये भी देखिए। मुझे पीडीएम उनसे इतनी मुतहरिक नज़र नहीं आ रही, मुतहरिक हो जाएगी इंशाल्लाह। कुछ आप भी हरकत देंगे, कुछ हम भी हरकत देंगे। अच्छा जी, लेकिन पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कैसे मुतहर्रिक होगी ये मौलाना नहीं बता सकते। और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी के इम्कानात मुस्तरद कर दिए हैं और उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लें। हमारे ओहदेदार ने इस इत्तेहाद से अपने इस्तीफ़े पेश किए। ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं। तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे? अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया था। जी, और पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी ब्लेम गेम ने हुकूमत को मजबूत किया है। हुकूमत के सामने अब मैदान साफ है। ये नज़र आ रहा है कि अपोजिशन जमातें कोई मौसर पॉलिसी बनाने में नाकाम हैं और क्या पॉलिसी बन पाएगी, कोई नहीं बन पाएगी। रहनुमा JUIF हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि पीडीएम जल्द मुतहर्रिक हो जाएगी और बिलावल ये कहते हैं कि उन्हें इस इत्तेहाद में वापसी में दिलचस्पी नहीं है। तो फिर ये मुतहर्रिक कैसे होगी और जो बचे कुचे लोग हैं क्या उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ेंगे और प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे? 29 तारीख के पीडीएम की इजलास में तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि इनफ इज़ इनफ। अब आगे पीपल्स पार्टी आती है उनकी मर्ज़ी, नहीं आती है भी उनकी मर्ज़ी। बिलावल ने आज बयान दी है, आपने जो सवाल में कहा कि हम पीडीएम में वापसी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखते, इनकी मर्ज़ी है, इनकी चॉइस है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी आती है उनकी मर्ज़ी, नहीं आती है उनकी मर्ज़ी। लेकिन पीडीएम इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैसले के मुताबिक 4 जुलाई को स्वात में एक आज़िम इज्तिमा करेगी, 29 जुलाई को कराची में, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में भरपूर क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी। अच्छा हाफिज़ साहब, ये भी एक ऐलान ही हुआ, क्योंकि बड़े ऐलानात इससे पहले भी किए गए थे, बड़े वादे थे कि ईद के बाद पीडीएम के इजलास में बड़े फैसले होंगे, लेकिन ना लॉन्ग मार्च की बात हुई दोबारा, ना इस्तीफ़ों की, ना तहरीक अदम एतमाद की। तो ये सब ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। बदकिस्मती से हमारे इन दोस्त 2 पार्टियों की वजह से उनको इंतज़ार करते करते उनकी जवाब का, उनकी वजाहत का, हमने एक पाकिस्तान की सियासत के मुताबिक एक रिवायत, एक अक़दार, एहतराम का रिश्ता बरकरार रखते हुए हम इंतज़ार करते रहे। इसलिए पीडीएम की जो एक्टिविटी थी वो तातुल की शिकार रही। बीच में रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर आई, तो इस वजह से ये बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से पीडीएम की जो एक्टिविटी थी, उनका जो एक स्ट्रगल था, वो कुछ अरसे के लिए अर्ज़ी तौर पर तातुल की शिकार रही। लेकिन अभी आगे पहले हम इसको एक मोमेंटम बनाएंगे,
पीडीएम को मुतहर्रिक करेंगे काफ़ी अरसे के बाद। मुतहर्रिक करने के बाद आगे जो जितनी भी इजलासात होंगे सरबराह पीडीएम इजलास, उसमें ये तमाम इशूज़ जो 26 नुकात है पीडीएम की, जिस पर बाकायदा तमाम 10 पार्टियों का साइन और दस्तखत है, उनको सामने रखते हुए पीडीएम इंशाअल्लाह मुअस्सर क़ुव्वत और मजबूती के साथ एक मुतहर्रिक अंदाज में आगे निकलेगी। जी हाफिज़ साहब, आपने कहा कि मुतहर्रिक करेंगे, मोमेंटम बनाएंगे, तो यकीनन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो अब ये हालात जिस तरीके के नज़र आ रहे हैं सड़कों पर इन गर्मियों में, तो मुश्किल लग रहा है कि पीडीएम कोई वाज़े तौर पर कोई इस तरीके का मार्च करेगी या कुछ इस तरह। आप क्या समझते हैं, आपका भी यही ख्याल है कि अभी ये गर्मियाँ निकाल दी जाएँ और फिर आगे जो वक्त आ रहा है उसके लिए मज़ीद प्लानिंग की जाए? नहीं, देखो बात यह है, अगर गर्मियों की बात करते हैं तो 4 जुलाई को हमने KPK में खैबर पख्तूनख्वा स्वात में, जो खैबर पख्तूनख्वा के कठपुतली वज़ीर आला है महमूद ख़ान के, वहाँ जो उनका घर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट होम है उनका, वहाँ हमने एक अजीम इज्तिमा पीडीएम की क़यादत उनसे खिताब करेगी। और 25 जुलाई को जो 2018 का इलेक्शन हुआ उसको हम यौम सियाह के तौर पर गुज़िश्ता साल भी हमने बनाया, उससे गुज़िश्ता साल भी हमने बनाया। तो 25 जुलाई ईद का, ईद उल बकरा का चौथा या तीसरा दिन आता है, तो वहाँ यौम सियाह नामुमकिन था, तो इसलिए हमने 25 जुलाई के बजाय 29 जुलाई यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और उसके लिए हमने इंतखाब किया है कराची का। तो लिहाजा 29 जुलाई को 25 जुलाई के नाम से यौम सियाह मनाएंगे। उस नाम नहाद इलेक्शन जो 25 जुलाई 2018 को हुआ, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ गर्मी रुकावट नहीं बनेगी। यही जून, यही जुलाई, अगस्त के महीने होंगे, आप देखेंगे कि पीडीएम के अजीम शान इज्तिमात आवाम के सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, हमसे बात कर रहे थे। तो कुछ प्लानिंग इस्तेमाल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने तो एक स्केड्यूल जो कि हमने एक्चुअली आपको कल भी मेंशन किया था स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा यानी शुरू से जैसे पीडीएम जब शुरू हुई थी फिर जलसे वलसे, तो अब ये वही मोमेंटम बनाने की कोशिश दोबारा से कर रहे हैं। लेकिन इनका भी ये कहना था, और वैसे भी मतलब आम तासुर भी यही है कि 2 पार्टीज का निकल जाना बीच में से, और उनमें से एक मेजर जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और फिर ANP भी, तो वो मोमेंटम दोबारा बिल्ड करना अब देख ही लें कि मुश्किल है और स्ट्रगल हो रहा है। बिकॉज एवरीबडी जिनसे भी हम बात करते हैं तो वो जस्टिफाई कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने की कि जी ये होगा वो होगा। अभी हमें कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कल जी देयर वाज अ बिग सरप्राइज। इफ़ यू आर सोशल मीडिया पे आप काफ़ी वक्त गुजारते हैं तो आपने देखा होगा कि नोबेल प्राइज़ याफ्ता हमारी अपनी मलाला यूसुफजई का बरतानवी फ़ैशन मैगज़ीन वोग ने ज़बरदस्त जी इंटरव्यू किया है। और फ़ैशन मैगज़ीन वोग का ये जो एडिशन है ये जुलाई में पब्लिश होगा। और ट्विटर पर अपने पैगाम में मैगज़ीन वोग का कवर पेज शेयर करते हुए मलाला ने कहा है कि वो जानती हैं एक नौजवान लड़की जिसका कोई मिशन हो, जिसका कोई नज़रिया हो, उसके दिल में कितनी ताकत होती है। तो पूरा एक उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ी खूबसूरत उनकी साथ तस्वीरें भी थीं। और मलाला ने लिखा कि जो भी लड़की ये कवर देखेगी उसको अंदाज़ा होगा कि वो भी दुनिया तब्दील कर सकती है। और भी बड़ी बातें उन्होंने की, इनफैक्ट अपने ड्रेस के हवाले से बहुत सी बातें की। बिल्कुल फैशन मैगजीन वो को इंटरव्यू देते हुए सकाफती तौर पर अपने लिबास और दुपट्टे की अहमियत पर तबादला ख्याल भी किया। और उन्होंने कहा कि उनका दुपट्टा उनके मजहब और पश्तून सकाफत की अलामत है। ये बताना है कि कहाँ से आई हूँ, यानी उन्हें ये बताना चाह रही हैं वो ये दुपट्टा पहनकर, और ये कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। इस सकाफत के बारे में ये तासुर है कि ख़वातीन कोई आवाज़ नहीं रखती हैं, लेकिन वो ये बताना चाहती हैं कि आप अपनी सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और उसके साथ भी आपको यकसा हुकूक हासिल है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जैसे उन्होंने दिया, उन्होंने बताया भी ये दुपट्टा वगैरह पहन। देखिए, अपनी सकाफत को ओन करना बहुत, आप चाहे कहीं भी चले जाएं और किसी भी सकाफत को आप अपना लें, लेकिन आपका ओरिजिन जो है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको याद रखना। That is very true. दिल में वो And I have to say here कि वो फैशन मैगजीन है बेसिकली, और जब हम उसका कवर देखते हैं तो जो इस वक्त देख रहे हैं इससे बिल्कुल डिफरेंट कवर्स होते हैं उसके, which tells you कि मलाला की अहमियत क्या है। मलाला मतलब इस तरह इंक्लूड करना, और आपको पता है कि एक रिक्वायरमेंट और एक डिमांड होती है मैगजीन कवर्स की, लेकिन मलाला बीइंग द वे शी इज़ वेरी ग्रेसफुल, वेरी डिग्निफाइड, और हमेशा उनकी कोशिश मलाला की यही होती है कि वो क्या बोल
रही हैं, क्या कह रही हैं, उस पर तवज्जो हो रादर देन व्हाट शी इज वेयरिंग। और जब आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं तो ये इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए कि जो भी आप के मुंह से बात निकलती है वो असर रखती है और लोग उसको उसके बारे में नुक्ता नज़र भी अपना पेश करते हैं। और पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी जब कर रहे होते हैं, किसी भी मुल्क के आप एम्बेसडर बन के जाते हैं, तो फिर ये आपको खास तौर पे एंड कैन आई आल्सो से कि इन्होंने जो लिबास कपड़े पहने हुए हैं, ये ऑब्वियसली दुपट्टा एंड ऑल दैट, ये लगता यही है कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी कोई डिज़ाइनर्स होंगे। ये पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स नहीं हैं, ये वहाँ के हैं जिनके कपड़े जो हैं वो इस तरह अब बनाए जा रहे हैं कि और मलाला का भी इसमें इनपुट होगा कि वो चाहती हैं, वो कंफर्टेबल इसमें है कि वो ये वो सारों को इंक्लूड कर रहे हैं। ये स्कार्फ वगैरह ये ऑब्वियसली उधर की डिज़ाइनर्स हैं जहाँ से आया है। ये वैसे उन ममालिक के लिए भी एक जरा मैसेज है कि जो लिबास को लेकर पाबंदियां लगा देते हैं, इससे ज़्यादा ज़ाहिर है हमने कुछ, लेकिन ये कि लिबास को लेकर वो कुछ मुल्कों में ऐसा है कि पाबंदी लगा देते हैं कि आप ये नहीं पहन सकते। फ्रीडम की बात हो रही है तो फ्रीडम तो इस लिबास में भी है ना, तो जो पहनना है वो पहनने वाली बात है। तो जहाँ आप एक एक्सट्रीम पे हैं तो लेट इट बी, ये तो बड़ी बीच की बात है जहाँ शी इज जस्ट वेयरिंग अ स्कार्फ ऑन हर हेड। अच्छा जी, PSL की अब बात कर लें। ये बिल्कुल कभी खुशी कभी गम टाइप सिचुएशन चल रही है। हम रोज बात करते हैं, कल भट्टी साहब से हमारी बात हो रही थी और लग रहा था कि वी आर ऑन ट्रैक, अब लग रहा है वी आर सो नॉट ऑन ट्रैक। तो आपको बताएंगे जी, PSL 6 के बकिया मैचेस की राह में रुकावटों का सिलसिला खत्म ना हो सका। अबू धाबी में 2 रोज से करंतना करने वाले भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को वजारत सेहत के एतराज़ पर दुबई मुंतकिल कर दिया गया है। सो फ्रॉम अबू धाबी नाउ दे आर इन अबू धाबी दे आर नाउ इन दुबई। और इस वजह से स्केड्यूल का ऐलान भी नहीं हो सका और ज़राए के मुताबिक इवेंट शारजा भी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर्स का तनाज़ा हल के बगैर टूर्नामेंट शुरू करना मुमकिन नहीं हो सकता। टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए ये टेक्नीशियंस की मौजूदगी लाजमी होती है। तो अब देखना ये कि ये हो पाएगा या नहीं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया है। भट्टी साहब हमारे साथ जी कल भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, कल कुछ कभी खुशी कभी गम जैसे हमारे का तो यही हो रहा है। अब इससे आगे हम कैसे निकलेंगे, क्या खबर है? आज की लेटेस्ट क्या है, चलें ये बताएं। देखिए हुमा, मेरा ख्याल में अगले 5-6 घंटे में बिल्कुल सूरत हाल वाजे हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज दोपहर 1 बजे तक का टाइम उनसे मांगा है कि अगर आज दोपहर 1 बजे तक जो अबू धाबी की स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने वो जो 16 प्रोडक्शन क्रू के जो इंडियन लोग हैं जिनको अबू धाबी से निकाला गया था, अगर उनको इतवार से ग्राउंड में काम करने की इजाज़त ना मिली, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि मंगल से टूर्नामेंट शुरू हो जाए 7 जून से, तो अगर 1 बजे तक ये सूरत हाल जूं की तू रही तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये टूर्नामेंट शारजा मुंतकिल हो जाएगा। और कल जो फ्रेंचाइज मालिकान के साथ शाम को मीटिंग हुई, उसमें भी शारजा के हवाले से इत्तफाक राय पाया गया। लेकिन देखिए, अब जो सबसे बड़ा सवाल है, 7 रियासतें हैं यूएई की, सबसे जो सख्त SOPs है कोरोना के हवाले से वो अबू धाबी के हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे वेन्यू का इंतखाब क्यों किया जहां पर इतने सख्त कवानीन थे? देखिए, अब जो एक और लेटेस्ट पोजीशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल फ्रेंचाइज मालिकान से 3 मुख्तलिफ शेड्यूल शेयर किए टूर्नामेंट के। जो नंबर 1 ऑप्शन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 7 जून से शुरू करना चाहता है, दूसरा शेड्यूल 8 जून से शुरू होने का है, और तीसरा शेड्यूल जो है वो 9 जून से। 9 जून का मतलब है कि टूर्नामेंट डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएगा शारजा। फिर एक और जो मसला है वो डबल हेडर्स का है। गर्मी ज्यादा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि कम से कम डबल हेडर्स हों। फिर जो 20 जून को जो फाइनल की डेट आ रही थी वो अब आगे चली गई है, 24 जून को फाइनल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रेवल करना था इंग्लैंड 23 जून को, तो 2 दिन उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, तो अब पाकिस्तान की टीम 25 जून को ट्रेवल करेगी। लेकिन अभी तक बिल्कुल वही आपने जो बात की कि कभी खुशी कभी गम। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, जल्दी से ये जरा बात अगर आपने बताई हो तो दोबारा बता दें कि ये ब्रॉडकास्टर्स का इशू है क्या, उनको क्यों वहां से निकाला गया? मतलब कोई SOPs ब्रीच हुए या क्या रीजन क्या था? देखिए, आपको पता है कि यूएई में खासतौर पर अबू धाबी में कोरोना के बहुत सख्त SOPs हैं। ये जब इंडिया से आए हैं तो इनको लैंड करवाया गया रासुल खैमा में। ये सड़क के रास्ते इनको अबू धाबी पहुंचाया गया। अबू धाबी के होटल में चेक इन होने के बाद
परसों रात को जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है अबू धाबी की, उन्होंने होटल में विजिट किया और उन्होंने कहा कि इंडियंस को अलाउ नहीं है क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन है, तो वो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस PSL के चक्कर में कोरोना की जो ये लहर है, इसके को असरात जो हैं वो अबू धाबी में आ जाए। तो बेसिकली वो ये नहीं चाहते कि वो अपने जो क्वारंटीन पीरियड है वो चाहते हैं कि दुबई में या शारजा में गुजार कर फिर अबू धाबी में एंटर हों। तो वो 10 दिन का टाइम मांगते हैं, जो 10 दिन का टाइम का मतलब है कि फिर PSL जो है वो 7 जून से शुरू नहीं हो सकेगी। अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट क्रू के वो लोग हैं जिनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए टूर्नामेंट शुरू करना नामुमकिन है। तो अब बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है, रोजाना नेगेटिव खबरें आ रही है, मजाक भी उड़ रहा है, लेकिन अब PSL कैसे शुरू होगी? मेरा ख्याल है दोपहर 1 या बहुत ज़्यादा 2 बजे तक बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जी, यानी 2 बजे तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इसमें यही हुमा भट्टी साहब से सवाल मैं करना चाहूँगा कि क्या मतलब पहले से ये नहीं था कि ब्रॉडकास्टर्स आएंगे और अरेंजमेंट होता है कि वो इस डेट को यहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि टीम पहुंची, उन्होंने कहा कि तो आ ही नहीं सकते थे यहाँ पर। और फिर भट्टी साहब आप शारजा मुंतकिल करने की ऑप्शन जो बता रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अनदर अरेंजमेंट। तो क्या PCB ने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स अबू धाबी, दुबई, शारजा, ये हर जगह ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स की हुई थी कि जस्ट इन केस हमें एंड मोमेंट पे, क्योंकि ये एंड मोमेंट ही है, मतलब अगर 4-5 दिनों में अगर हम 7th की बात कर रहे हैं और हम इधर उधर मूव करने की भी बात कर रहे हैं, तो ये तो 3-4 दिन रह गए हैं इस बात को। अच्छा, 4 मार्च को देखें PSL मुलतवी हुआ था कराची में। अब आप इंडियंस को देखें कि इंडिया की जो PSL है वो सितंबर में होनी है। परसों से उनका 7 मेंबर डेलीगेशन दुबई में बैठा हुआ है, वो 3.5 महीने पहले अपने अरेंजमेंट्स को फाइनल कर रहे हैं। हमने ईद से तकरीबन 4 दिन पहले अपने लोगों को अबू धाबी भेजा और आखिरी वक्त में सारे हमने अरेंजमेंट किए। दरअसल हमने बहुत सारे गवर्नेंस के यहाँ इशू आए, आपको पता है कि ईद की छुट्टियां आ गई, तो वक्त की जो कमी थी उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी मुश्किल आई। लेकिन पहले पाकिस्तान के प्लान में शारजा नहीं था, कल शारजा पाकिस्तान के प्लान में शामिल हुआ है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है एहसान मानी, वो पाकिस्तान में कुछ हुकूमती शख्सियात से भी बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इसमें इस्तेमाल करे और पाकिस्तान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे। लेकिन अभी तक अबू धाबी के जो हुकाम हैं और वहाँ की जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, इमिग्रेशन के लोग भी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, वो बहुत ज़्यादा अपने SOPs पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो लग ऐसे रहा है जो जिसके बहुत ज़्यादा इशारे मिल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को रिलैक्सेशन आज ना दी गई तो फिर ये टूर्नामेंट जो है वो 7 जून से शारजा में शुरू होगा। अच्छा भट्टी साहब, कल आपने हमें जो एक खबर दी थी बाबर आजम के हवाले से कि उनकी मंगनी हो चुकी है और इंशाल्लाह अगले साल शादी होगी। आपको पता है ना कि वो टॉप ट्रेंड बना रही सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी खास तौर पे पीपल वर कमेंटिंग इट ऑन इट। बहुत से लोगों को पता भी था, बहुत लोगों के लिए सरप्राइज था। तो कोई आपकी मजीद इस पे बात हुई? कोई बाबर आजम ने आपको कांटेक्ट किया कि भट्टी साहब ये तो आपने द कैट इज आउट ऑफ द बैग सिचुएशन हो गई है, कोई इस किस्म की बात हुई? नहीं, देखें बाबर आजम चूंकि PCB के जो प्रोटोकॉल्स हैं, तो ड्यूरिंग PSL प्लेयर्स को मना किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो ख़ास तौर पे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनको कहा गया कि आप इंटरेक्ट ना करें। लेकिन हमारा आपको पता है कि जो राइवल मीडिया ग्रुप्स हैं, एक मीडिया ग्रुप में मैंने कल रात लेट नाइट बाबर आजम के वालिद की तरफ से एक बयान पढ़ा, जिन्होंने 80% हमारी खबर की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हाँ, अगले साल बाबर आजम की हम शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। आपको पता है कि बाबर आजम का एक केस लाहौर हाई कोर्ट में भी, वो एक खातून थी हामिदा मुख्तार, वो जेरे समात है। चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली उनके बचपन की मंगनी है, कोई रिसेंटली मंगनी नहीं हुई है, लेकिन वो उनकी फैमिली नहीं चाहती कि इस स्टेज पे। ओके भट्टी साहब, चलिए वी गेट दैट। तो लिहाजा हमारी खबर जो थी वो बिल्कुल आपकी खबर रादर बिल्कुल ठीक थी, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज ट्रेंडिंग लास्ट ईयर। थैंक यू भट्टी साहब फॉर गिविंग अस द अपडेट। शहर कराची की बात हो जाए, बिल्कुल हो जाए। और अफसोस की बात यह है कि हम
वैसे तो पॉजिटिविटी भी दिखाते हैं जब होती है कोई पॉजिटिविटी, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं और ये कोई नई प्रॉब्लम्स ही होती है। वो प्रॉब्लम्स का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि कब से कराची के तकदीर में मैं तो कहूँगी लिखी हुई है, क्योंकि कोई इनको ठीक करने की सोच नहीं रहा या फिर वो एफर्ट नहीं डाल रहा जितनी डालनी चाहिए। आपको बताएं कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची बड़े बड़े मसाइल का सामना कर रहा है। शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनी है, पानी की शदीद किल्लत है, पूरा शहर टैंकर माफिया के रहमो करम पर है और टूटी फूटी सड़कों का तो हमें पता ही है, बोसीदा सीवरेज सिस्टम और अब लोड शेडिंग ने कराची वालों का जीना और मुश्किल कर दिया है। जो काम इंतजामिया का है शहरी अपनी मदद आप करने पर मजबूर है और इसलिए शहरियों की बड़ी आपको पता है रेजिलियंस की तारीफ की जाती है, लेकिन ये काम उनके होते नहीं हैं जो उनको करना पड़ते हैं। बिल्कुल, सफाई सुथराई की सूरत हाल भी बदतरीन है। स्ट्रीट क्राइम तो गोया इस शहर पर अजाब की तरह मुसल्लत है ही। कराची दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो मुनज़्ज़म ट्रांसपोर्ट सिस्टम से महरूम है, अभी तक महरूम है। और कितनी इसकी बात हो चुकी है, मज़ीद क्या बात हो। पीपल्स पार्टी MQM और PTI शहर क़ायद की स्टेक होल्डर होने की दावेदार तो हैं, लेकिन शहर के लामहदूद मसाइल की ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है और शहर के मसाइल की तमाम ही जमातें बात करती हैं और यही PSP भी बात करती है शहर के मसाइल की। मुस्तफ़ा कमाल भी बात करते रहते हैं। कभी भी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो सकी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अब कराची में पानी की कमी का मसला फिर सर उठा रहा है, एक्चुअली कभी ठीक हुआ ही नहीं, फिर लोड शेडिंग भी है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कभी भी मुकम्मल हल नहीं हो पाई, आपके दौर में भी नहीं। तो बुनियादी वजह क्या, आपको क्या समझ आई है? देखिए, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि 36,370 मिलियन गैलन पानी इरसा से यानी कि पाकिस्तान के कोटे से सिंध को पानी मिलता है। 36,370 मिलियन गैलन कराची को, उसमें से ये सिंध गवर्नमेंट वाले देते हैं 540 मिलियन गैलन पानी सिंध को, अभी कराची को जो मिल रहा है वो और 90 मिलियन गैलन पानी यहाँ से आता है हब रिजर्वायर से, बलूचिस्तान से। लेकिन सिंध के कोटे, सिंध से जो पानी, सिंध के जो इंडस से जो पानी आ रहा है वो आ रहा है 540 मिलियन गैलन। तो 36,370 मिलियन गैलन पानी का अगर आप 540 मिलियन गैलन निकालेंगे तो अराउंड 1.5% मिलता है पानी। सिंध के पानी का 1.5% कराची को मिलता है, जबकि आबादी कराची की, सिंध की आबादी का 50% इंसान जो है वो कराची में रह रहा है। इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पर 5 इंडस्ट्रियल जोन है, बड़े इंडस्ट्रियल जोन है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को 70% रेवेन्यू कमा कर देते हैं हम, और सिंध की इकोनॉमी को 90% रेवेन्यू कमा कर हम देते हैं। उस शहर को आप सिंध के पानी का 1.5% देते हैं। 260 मिलियन गैलन पानी K4 में आना था, जो कि 15 सालों से मेरे जाने के बाद वो प्रोजेक्ट जो उल्तवा का शिकार है। 2014 में उसको आपने शुरू किया। अभी कभी कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट बनाएगी, कभी कहते हैं जो वाटर बोर्ड बनाएंगे, अब कहते हैं जी वापदा बनाएंगे। अभी वो प्रोजेक्ट रुक गया। अब ये 260 मिलियन गैलन पानी भी आ जाएगा तो 1% पानी और आ जाए, 0.5% पानी और है तो 2%, 2.5% पानी आ जाएगा सिंध के पानी का कोटा, यानी कि 36,370 मिलियन गैलन पानी से कराची को जो अभी 540 मिलियन गैलन मिल रहा है, ये 1.5% है सिंध के पानी का। अगर 260 और मिलियन आ जाएगा तो भाई 0.5% हो जाएगा, 2% पानी। उस 2% पानी को देने में सिंध गवर्नमेंट हुज्जत, हीले बहाने तलाश करती है। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बताइए कि आप हमेशा यही कहते हैं कि आपके पास कराची के मसाइल का हल है, आपको मौका मिले तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन हालिया इंतखाबात जो हुए हैं अवाम आप पर एतमाद करते नज़र नहीं आते, यानी अवाम को नहीं लगता कि कराची के मसाइल आप हल कर सकते हैं। इस पर मायूसी नहीं होती आपको? देखिए, हम अगर आप हालिया इंतखाबात की बात करें तो जहां पर हमने 1600 वोट लिए थे, हमारे वोट थे जैसे भी थे 2018 में, आज हमारे वहां पर 9,500 वोट हैं। और ये 9.5 जो जीतने वाला है वो 50,000 वोट पर नहीं खड़ा हुआ, और उसने पूरी अपनी सिंध गवर्नमेंट को, उसने अपने पुलिस को इस्तेमाल करके, ROs को इस्तेमाल करके 15,500 वोट, 16,500 वोट लेकर खड़े। तो हमारा 9,500 का और 15,500 का डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं, हम 1600 से 9,500 पे आ गए। जो जीतने वाली पार्टी थी, जिसका वजीर आजम है, जिसका सदर है, जिसका गवर्नर है, जिसके वजीर हैं, वो 35,000 से 8,000 पे आ गए, जो हमसे भी हार गए। वजीर आजम की पार्टी PSP से हार गई है हालिया इंतखाबात में, और उनकी जो बगल बच्चा जमात है जो कि इनकी कोलिशन पार्टनर है MQM, वो 4,000 पे आ गई, 4,500 पे आ गई, 5,000 पे, ये हमसे भी हार गए। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह
ग्राफ हर दिन ऊपर जा रहा है, हर दिन जा रहा है। लोगों को, अगर लोगों को समझ आ गई ये बात कि अगर उनको अपने मसाइल हल कराने हैं तो हमारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। स्पीकर सरबराह मुस्तफा कमार हमारे साथ है, वो क्या है पूरी उम्मीद के हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन ये इलेक्शन की साइंस कि क्या बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग सी है और कोई भी वैसे तो इसको समझ सकता है, अगर अपने तरीके से समझना चाहे तो ज़रूर समझ ले, क्योंकि एवरीबडी हु एक्सप्लेन्स टू अस उनका एक और ही मंतक होती है, कुछ और एक्सप्लेनेशन होती है और जीतने वाला जीत जाता है। यस एग्जैक्टली। दुबई में जो चीज़ें हो रही होती हैं दुनिया के किसी कोने में नहीं होती, तो दुबई में जी आम और खास का कुछ कॉम्बिनेशन है। हाँ बिल्कुल, आम और खास का, आम और खास। तो खास आम जो है फलों का बादशाह जिसको कहा जाता है, आम के लिए एक बार फिर मैंगोज इन लैम्बोर्गिनी सर्विस की शुरू की गई है। ये आम और खास, ये खास बात है। तो ये लैम्बोर्गिनी खड़ी है, पहले लैम्बोर्गिनी देख लेते हैं। I like it and I like the color as well। और लोग जी अपने पसंदीदा फल आम का ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं, और कम से कम 3 पेटियां होनी चाहिए लैम्बोर्गिनी के जरिए घर में मंगवा सकते हैं। तो लैम्बोर्गिनी जो है वो डिलीवरी सिस्टम बन गया है, और साथ ही अगर कोई लैम्बोर्गिनी में सैर करना चाहे तो 150 दिरहम देकर ये शौक भी पूरा कर सकते हैं। तो जिसमें आपको आम भी मिल रहे हैं। आम की तो एक जो वैरायटी है सब पता है मुझे, कौन सा कब आता है ये भी पता है, तो जरा क्लोज आएगा तो पता चल जाएगा कौन सा है। अच्छा ये वो आम है, ये लंगड़ा प्लस, हाँ अच्छा ये तो सिंदड़ी आ गया फिर। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये वो आम है बाय द वे जो लैम्बोर्गिनी में बैठ के आपके घर आ सकते हैं। अच्छा वैसे मैं अगर ऑर्डर करूँ ना, मैं कहूँ भाई लैम्बोर्गिनी में ना भेजो, आम की एक पेटी बढ़ा दो। द होल आइडिया इज आम इन डिलीवर्ड इन अ लैम्बोर्गिनी। तो आप इसकी सैर भी तो कर सकते हैं। देखिए आम आ रहे हैं अबू अमीज के लिए, क्योंकि यूजुअली बहुत ज्यादा देखा था यार, इसकी जहमत ना करो यार, लैम्बोर्गिनी के जो है ना यार 2 आम की पेटियां बढ़ा दो यार प्लीज यार। यार इसको तो बस आम ही दे दो, छोड़ दो ये। मैं बताती हूँ बाकी बस खवास में से नहीं हूँ मैं, आम मैं अवाम में से हूँ, तो ये कि मुझे अवाम में से हूँ तो आम पसंद है यार, खवास की क्या बात। अच्छा जी, तो लिहाजा अब तक कोई 2500 से ज़्यादा बाय द वे डब्बे जो हैं वो इस लैम्बोर्गिनी के थ्रू डिलीवर हो चुके हैं। तो लोग जो है ना वो लैम्बोर्गिनी एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी खबर थी जो आपने दी, क्या बात है आपकी। ओके नाउ योर टर्न। अच्छा मेरी बात। ऑलराउंडर हफीज़ की कुछ बात करते हैं। PSL 6 में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। अबू धाबी में क्वारंटीन के दौरान मुख्तलिफ वर्जिश जो उन्होंने की है, खुद को फिट रखने में मसरूफ़ हैं, वो मेरा ख्याल है हमने दिखाना है। कुछ एक्सरसाइज उन्होंने क्या किया ये देखें आप। हफीज़ अपने रूम में एक्सरसाइज करें, बाजू देखें क्या ठीक ठाक बनाए हुए हैं। ठीक ठाक बिल्कुल, वेरी गुड हफीज़। मस्कुल हाँ, हफीज़ हमेशा से एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी, और जो कुछ करते हैं परफेक्शन से करते हैं, प्रोफेसर मशहूर है इसीलिए। और फिर आपको पता है कि T20 स्पेशलिस्ट हैं, दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं। फिट रहना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल गेम। बिल्कुल। तो गेम आपकी जितनी भी अच्छी हो, इफ यू आर नॉट एक पूरा आपको एक उसका रोल मॉडल और नुमाइंदा होना है, तो वर्जिश बहुत जरूरी है। वर्जिश बहुत जरूरी है। तो आपको कल भी अंदाजा हुआ होगा इस बात। अभी हम वर्जिश कराते हैं। अंदाजा हुआ होगा इस बात। ज़ोहेब को हम ब्रेक ले रहे हैं। विल सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जब पता चलता है कि लिफ्ट बंद है और ऊपर जाना है। जी तो शहरों से तो मुलाकात कराएंगे, लेकिन इकॉनमी की बात करते हैं। अब ये जो ग्रोथ रेट आया ना, इसके बाद ऑपोजिशन तो इसको तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं बिल्कुल फर्स्ट नंबर्स हैं, और ये होता रहा है वैसे माजी में तो कि ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये कि हुकूमत कह रही है और मौशी तज्ज़ियाकार भी बहुत से कह रहे हैं कि ग्रोथ हुई है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ मुख्तलिफ सेक्टर्स में हैं और टैक्स की छूट दी गई है इंडस्ट्रीज़ को, और दीगर चीज़ें भी, फैसलाबाद की इंडस्ट्री, तो उसमें ये एक्सपेक्टेड था भी। असद उमर ने भी कहा कि एक्सपेक्टेड था। तो ज़रा उसकी हम तफसील पहले हम बात कर लेते हैं और फिर हम इसका एक तज्जिया भी लेने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत माशी बेहतरी के बड़े दावे कर रही है। माशी ग्रोथ जो कुछ अरसा पहले तक -4 को छू रही थी, अब मुस्बत 4 यानी 4, पहले -4 थी, अब 4% बताई जा रही है। वज़ीर आज़म भी पहली बार 4000 अरब से ज़ायद टैक्स जमा होने की खुशखबरियाँ दे रहे हैं। और हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन महंगाई की ताज़ा आदाद शुमार तरक्की के दावों के बरखिलाफ हैं। खुद वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हुकूमती दावों की नफ़ी कर रही है। बिल्कुल, और इसके मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में महंगाई की शरह 8.83% रही, जबकि देही इलाकों में महंगाई 10.06% रही, और खाने पीने की 13 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने अब खुशहाली की आमद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने क्या कहा मुल्की मसाइल से मुताल्लिक़, इकॉनमी से मुताल्लिक़, देखिए।
पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूं हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे पिछले हफ्ते जो ग्रोथ रेट के फिगर आए हैं, तो पिछले साल तो वो 0.5 पे ऊपर आ रही थी और बाकी बड़ा बुरा हाल था, और सारों ने कहा कि ये इस बार भी उतना ही होगा। तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर्स जब पब्लिक हुए, तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, महंगाई में इजाफा तो हुआ है लेकिन क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। आवाम ये अनोखी मंतक समझने से कासिर हैं, क्योंकि महंगाई से क़ुव्वत ख़रीद कम होती है, बढ़ती नहीं। अब बजट आने वाला है और माशी तरक्की का ये फ़ायदा बजट में आवाम को मिलता है तो ही हुकूमती दावों पर यकीन किया जा सकेगा, विच एक्चुअली मेक्स परफेक्ट सेंस। रहनुमा तहरीके इंसाफ सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब कहिएगा कि हुकूमत ये बता रही है कि महंगाई बढ़ रही है, तो इसी शरह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ रही है। पहले तो ये बता दें कि क्या ये सच है, या दूसरा ये कि खुशहाली के इस फार्मूले के तहत तो महंगाई कम करने की ज़रूरत नहीं है? देखें कि मईशत 4% से ग्रो कर रही है, लेकिन 15 से 20% मईशत का हिस्सा जो है वो काम नहीं, मतलब वो डल है। जैसे आपने देखा कि आपकी सियाहत की इंडस्ट्री बंद है, जितने लोग उससे कारोबार से वाबस्ता हैं उनके कारोबार नहीं थे। स्कूलिंग सारी बंद थी, उसमें बहुत सारे लोगों को के उनके कारोबार या उनकी आमदनियों में फ़र्क पड़ा। उससे रिलेटेड जितने बिज़नेस थे, स्कूल से रिलेटेड बिज़नेस जितने थे, वो सारे बंद हैं। आपके जितनी टूरिस्ट की इंडस्ट्री है, आपका ट्रैवल है, आपके होटल्स हैं, आपके शादी हॉल्स हैं, अगर ये सारे नहीं चले साल के बड़े मेजर पार्ट में, इसके बावजूद अगर 4% आपकी ओवरऑल शरह नमू है, इसका मतलब है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। लेकिन इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो लोग अमीर हो गए और महंगाई नहीं है। बिल्कुल महंगाई है और बिल्कुल क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हुई है, और ये सारे मामला। लेकिन देखिए दुनिया में हालात क्या हैं, पूरी दुनिया इस वक्त आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में 7% मनफी आपकी मईशत गई है। तो इस हुकूमत ने इस मईशत को संभाला कोरोना के बावजूद भी, और इसके अलावा कि आपका मेजर आपकी लॉकडाउन रहा। तो ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हैं, और हुकूमत बिल्कुल समझती है कि महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज। अच्छा बासी साहब, हुकूमत माशी तरक्की के नंबर्स बड़े ज़बरदस्त बता रही है। वज़ीर आज़म ऐलान कर रहे हैं कि अब खुशहाली आ गई, लेकिन अमली तौर पर तो इस बजट में ही नज़र आएगा कि हमारे साथ क्या सलूक होने वाला है। तो टैक्सेस में रिलीफ वगैरह का कोई चांस बना? देखिए, जब हम कहते हैं कि मैं जो माशी इशारियाँ हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फिगर्स हैं वो ठीक आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ख़जाना बेहतर हो रहा है। जैसे आपको पता है कि खसारे थे 20 अरब डॉलर के, वो सरप्लस में चले गए। इसके अलावा आप देखें स्टॉक मार्केट आपको बता रही है कि मईशत ठीक हो रही है। एक और मैं आपको मिसाल दूँ कि पिछले 3 दफ़ा हर 15 दिन बाद जो आपके पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं वो तब्दील होती हैं, और पिछले बदस्तूर 1.5 महीने से बैन-अल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन चूँकि मईशत के पास एक ताकत थी, पिछले 3 दफ़ा आपकी जो कीमत है वो वज़ीर आज़म ने नहीं बढ़ाई, इसलिए कि ख़जाने में थोड़ी हिम्मत थी। इसी तरह आने वाला जो बजट है उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, नए टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लगाए जाएं जो महंगाई का बायस बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिलीफ दिए जाएं। जैसे 2-3 सूबों में सेहत कार्ड होगा ताकि लोगों का जो दवाइयों पे जो ख़र्चा आता है वो कम हो। किसान कार्ड हम दे रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट सब्सिडीज़ देंगे। महंगाई के कार्ड्स हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कार्ड्स बन रहे हैं, जो उनको यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह करके ज़ाहिर है जो हमारे हालात हैं पहले से बहुत बेहतर हैं, इसलिए लोगों को पहले से ज़्यादा बेहतर रिलीफ मिलने की। बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीके इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ है। और इसमें एक चीज़ है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो इंतज़ामिया का भी किरदार है ना महंगाई को लेकर, वो बहुत ज़रूरी है कि आपके यानी आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि किन इलाकों में किस हिसाब से होल सेल पे माल आ रहा है और फिर रिटेल में कैसे जा रहा है और मिडल मैन कितना इसमें पैसा। तो ये इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। इससे भी काफ़ी अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल की जा सकती हैं। कहाँ से कट किया जा सकता है, बेसिकली आप वही कह रहे हैं। बाय द वे यही वो रीजनिंग थी जो अभी अब्बासी साहब ने दी, और कल खान साहब ने ये कहा कि उनको महंगाई की वजह से रातों को नींद नहीं आती। तो ये उसके पीछे सारा सिनारियो था, which actually you know however you might feel about whoever, लेकिन एक कोशिश
तो जारी है। वी कैन ओनली इमेजिन कि जिसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो टेंशन तो डेफिनेटली होती होगी, ख़ास तौर पे जब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम को देखने में नज़र भी ना आ रहा हो, तो टेंशन तो होगी डेफिनेटली। अच्छा जी, वादा किया था आपसे कि हम मुलाकात कराएंगे विद दिस वेरी ब्रेव यंग मैन। आपको बताएं कि दुनिया की, वैसे अपनी टीम को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देंगे। कल हमने कहा और आज उन्होंने राब्ता करके उनको, हाँ, ये तो तारीफ होगी, ये तारीफ के काबिल है टीम, क्योंकि कल हमने कहा था कि वेरी ट्रू बाय द वे, बिकॉज हम सारे मिलके कुछ बात जिक्र करते हैं, बेशक हम कहें या उन्हीं की तरफ से कुछ हो, बट द थिंग्स एक्चुअली हैपन। सो यस, टीम जियो पाकिस्तान इज क्वाइट अमेजिंग दैट वे। अच्छा जी, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी खोपैमा शहरोज़ काशिफ वतन वापस पहुंच चुके हैं और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शहरोज़ काशिफ 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। इस बात पे ज़रा रुक जाएं और तवज्जो दें कि दिस बॉय इज़ ओनली 19 ईयर्स ओल्ड एंड अचीवमेंट। माशाल्लाह, ये दोस्त और फैमिली भी आप साथ देख रहे हैं, तो वो भी उसी एज ग्रुप के, उनके लिए भी होगा कि क्या करके आए हो। बिल्कुल, इससे पहले ये एजाज़ 23 साल की उम्र में पाकिस्तानी खातून समीना बेग ने हासिल किया। That was also amazing, by the way. बिल्कुल, उस वक्त ये शो नहीं था तो हम समीना बेग को, नहीं, समीना बेग से वैसे एक्चुअली इसी शो के लिए हमने एक बड़ा इन डेप्थ इंटरव्यू भी किया था कुछ साल पहले। अच्छा, 17 साल की उम्र में शहरोज़ पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक भी सर कर चुके हैं, जिस वजह से शहरोज़ को ब्रॉड बॉय भी कहा जाता है। तो ये पूछे कि ब्रॉड बॉय कहा जाता है उनको। फ़ख्र पाकिस्तान शहरोज़ काशिफ आज जियो पाकिस्तान के मेहमान बने हैं, तो उनसे मुलाकात कराते हैं और देखिए जलवा अफरोज हो भाई, शहरोज़ को दिखाइए। शहरोज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आप अभी अभी आए हैं एंड यू आर द लेटेस्ट यू नो सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। अच्छा, पहला सवाल मैं ये करूंगा, कितना हुकूमत की तरफ से इनाम का ऐलान किया गया आपके लिए शहरोज़? हम तो ये बताइए कितना ऐलान किया गया? अभी तक तो कोई इस तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ऑल्दो मुझे सिर्फ 2 दिन हुए मैं आए हुए, तो अभी तक तो गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। खैर सगाली सफ़ीर बनाने का ऐलान किया था, आई थिंक सो, उसके मुतालिक भी कोई रब्ता नहीं हुआ। तो आई डोंट नो राइट नाउ, लेकिन दिस वाज जस्ट अ क्वेश्चन जो कि एक दिमाग में आ ही रहा था, लेकिन वाकई अभी इनको 1-2 दिन ही हुए हैं और तो ऐसी अनाउंसमेंट हो जाती है पाकिस्तान, तो इनको रिसीव करने के लिए बिल्कुल ऑफिशियल्स होने चाहिए थे, क्योंकि ये इतना छोटा काम नहीं है जो ये करके आए हैं। एवरेस्ट सर किया इन्होंने, दुनिया में लोग जाने माने जाते हैं। एयरपोर्ट पे तकरीबन 1 घंटा रोका गया था उस वक्त। रोका गया था फॉर व्हाट? I don't know, for something like पीछे से ऑर्डर्स नहीं आ रहे, दोबारा पीसीआर करवाना पड़ेगा, ये वो ब्ला ब्ला। अच्छा, वो तो खैर वो तो फॉलो करना ही है, वो तो आपको पता है कि वो तो हर ट्रैवलर के साथ कर रहा है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू योर अचीवमेंट शहरोज़, ज़बरदस्त अचीवमेंट है। प्लीज़ हमें ये बता दें कि ये आपका शौक और जुनून, क्योंकि शौक तो होता है तो इंसान मरी के पहाड़ और नथिया गली और ये पहाड़ सर करके आ जाता है, ये तो जुनून हुआ कि आप तो पहुँच गए एवरेस्ट एंड यू आर ओनली 19। तो ये कहानी कितने पुरानी है, मतलब कब से शुरू हुए हैं आप इस पैशन के पीछे? मुझे एक बात की तो खुशी है कि ये मेरी जो इंटरव्यू की कहानी थी, ये एवरेस्ट का जिक्र जो था वो जियो से स्टार्ट हुआ। सबसे पहला इंटरव्यू वहाँ पे हुआ मेरा, और आज भी एवरेस्ट के बाद सबसे पहला इंटरव्यू मेरा जियो पे हो रहा है। तो आज से तकरीबन 8 साल पहले, 7 साल पहले तकरीबन मैंने इंटरव्यू किया था जियो के साथ, और उसमें मैंने कहा, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था, और उसमें मैंने कहा था कि K2 और माउंट एवरेस्ट तो मैंने सर करना ही करना है। तो वो जो बात थी ना कि यार कोई बात नहीं, बच्चा है, इंटरव्यू है, 2 लाइनें याद करवा दी हैं तो ठीक है, लेकिन आई रियली मेंट दैट। मुझे पता था कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में प्लान कर रहा हूँ, मेरी फ्यूचर जो है वो आगे मैंने किस तरह लेके चलना है इसको, और ठीक 8 साल के बाद जो है वो मैं एवरेस्ट कर चुका हूँ। ज़बरदस्त। तो यू मस्ट बी 11 और 12 इयर्स ओल्ड जब से आपकी ये ड्रीम होगी, लेकिन इसको एक ड्रीम करना एक चीज़ होती है, अचीव करना कुछ और होता है। तो ये जर्नी बताएं, हु हेल्प्ड यू आउट? आप इन टच हैं बाकी माउंटेनियर्स के साथ, हमेशा से थे, मतलब ये किस तरह हुआ, किस तरह? There was no one without my father. कोई कुछ भी नहीं था।
सब जो है वो मतलब कुछ ना कुछ उसके सिलसिले में थे, लेकिन जो अगर एक बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ था वो मेरे फादर थे और कोई भी नहीं था। और मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे और जितने भी मेरे ट्रैकिंग पार्टनर्स वगैरह थे वो मेरे साथ खड़े हुए थे, जो हमेशा से ही आज तक खड़े हुए हैं। तो मेरे फादर ने जो है वो मुझे हमेशा से इनकरेज किया। मैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो अपने फादर को देता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल लेवल पे उन्होंने सपोर्ट किया, मेंटली प्रिपेयर उन्होंने किया, कोई मुश्किलात आती थी उन्होंने उसको सॉल्व किया। तो आई थिंक सो कि ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी कि नेवर गिव अप, और मैं उसको जो है वही चीज़ को लेके चला और मैंने गिव अप कहीं पर भी नहीं किया। अच्छा शाहरुज़, ये कहिएगा ये जो 11 साल का था तब से 11 साल का था तब से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, और उसके बाद से 3000 मीटर की चोटी से लेके 8000 मीटर की चोटी तक अगर कोई इंसान मेरे साथ खड़ा है तो वो मेरे फादर हैं जी। अच्छा शाहरुज़, ये कहे कि ये जो सतपारा वाला एक ट्रैजिक वाक़या हुआ उसने आपको स्ट्रॉन्ग किया या आपके दिल में खौफ बिठाया इसको लेकर? थोड़ा सा उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी ये बताइए। देखिए, खौफ तो पहाड़ का आपके दिल में होना ही चाहिए, क्योंकि अ ब्रेव क्लाइंबर इज़ अ डेड क्लाइंबर। ये रेनोल्ड मेसनर एक बहुत बड़े माउंटेनियर हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो आई थिंक सो वो कहते हैं कि जो पहाड़ का डर है ना वो आपके दिल के अंदर थोड़ा सा होना चाहिए। अगर बात करूँ मैं अली सतपारा साहब की, तो आई थिंक आई वाज क्वाइट पॉजिटिव दैट टाइम कि मैं जो है वो अपने जो मुल्क का एक बहुत बड़ा माउंटेनियर था उसकी जो लेगेसी है, क्यों ना हम यंग माउंटेनियर्स उसको कंटिन्यू करें और दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उनको समिट करें। तो K2 विंटर्स में करने का है प्रोग्राम? ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये आप लोग टाइप जो लोग होते हैं ना, जो एवरेस्ट पे चढ़ गए तो इधर उधर हो गया, तो आप लोगों का वो रुकता नहीं है, वो पैशन, वो जुनून जो है वो चलता रहता है। तो कोई भी चोटी रहेगी उसको सर करना है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके इस पूरे जर्नी का क्या था जब एवरेस्ट के लिए आपने डिसीजन कर ली, बेस कैंप आप पहुंच भी गए और चढ़ाई भी आपने अपनी क्लाइंब जो थी स्टार्ट कर दी, तो सबसे चैलेंजिंग हिस्सा क्या था? सबसे चैलेंजिंग इसका यहाँ पे जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो खुम्बू आइसफॉल है जो स्टार्टिंग है इसकी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शंस उसके अंदर, मतलब आइसबर्ग गिर जाते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से जो है वो ख़राब हो रही है वो जगह। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे जो उस हाइट पे जो है वो देख के शॉक हुआ जो मैं, वो हिलरी स्टेप था, क्योंकि मैंने हिलरी स्टेप पे 8700 मीटर की हाइट पे अगर आप डेड बॉडी देख लेते हो, जब आप खुद एक डेड जोन में हो, तो आई थिंक सो कि इट्स समथिंग के आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हो। ओह गॉड। अच्छा, वैसे तो मैंने वो डेड बॉडी देखी। जी बताइए। जी, जब मैंने वो डेड बॉडी देखी ना, तो मतलब एक दिल में एक सवाल आया कि ये भी उसी पैशन के साथ आया जिस पैशन के साथ मैं आया हूँ। तो ये आप कंपेयर कर लेते हो अपने साथ उसको। अब शाहरोज़, वैसे तो बहुत से सवाल आपसे बनते हैं, लेकिन ये जो बड़ी ख़तरनाक आप 2-4 बातें बता रहे हैं, तो इसके बाद आखिरी सवाल यही बनता है कि आपको इस एडवेंचर के लिए अपनी अम्मी से कैसे इजाज़त मिली? अम्मी मेरी जो है वो क्वाइट सपोर्टिव। उनको पता है कि इसका पैशन है, इसका पागलपन है ये, तो लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट। लेकिन थोड़ा सा होता है उनको कि ठीक है चला जा, वो जो ऊपर से कह देते हैं। तो ये तो ज़ाहिर है माएँ फिर कहाँ चाहती है कि उनका बेटा उसकी नज़रों के सामने से। नहीं, ऑलमोस्ट 99% अचीवमेंट इस किस्म की जो होती है ना लोगों की, वो अम्मियों के सर ही जानी चाहिए, क्योंकि अगर अम्मियाँ और अब्बूस ऑल्सो वो ना आपके साथ हो तो ये इंसान का दिमाग सोच भी नहीं सकता। शाहरोज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का, और ट्रूली एंड इंस्पिरेशनल यंग मैन। और इससे सबक ये है कि कुछ भी आप करना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना आपका बहुत ज़रूरी है। तालीम, शौक और खिदमत खल्क एक साथ भी मुमकिन है, ये साबित किया है आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली ईशा इकबाल ने
क्या क्या करती हैं ये? रॉक क्लाइंबिंग का शौक रखने वाली ईशा इकबाल नस्ट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। ईशा मुस्तहक बच्चों को कंप्यूटर सिखाती हैं और वादिया नीलम में ख़वातीन और बच्चों को मुफ्त तालीम भी दे चुकी हैं और समाजी खदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली ईशा आज जियो पाकिस्तान की मेहमान है। ईशा इज़ जॉइनिंग अस राइट नाउ। ईशा, क्या हाल है आपका? कैसी हैं? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और हम आपकी इंट्रोडक्शन में समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ रोकें। शुड वी स्टार्ट विद रॉक क्लाइंबिंग या मजीद क्या क्या करती हैं आप? ईशा बताइए। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। और आप रॉक क्लाइंबिंग से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर की एक वैली से है और मुझे बहुत सारा पहाड़ों ने बहुत मुझे मेरी ज़िंदगी में इंस्पायर किया और उसी की वजह से मैंने जो अपना वॉलंटियरिज्म का एक कैरियर आप कह सकते हैं, उसी की वजह से ही एक किस्म से स्टार्ट किया। तो आप रॉक क्लाइंबिंग पे बिल्कुल बात कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें अगर हम आपसे पढ़ाई जिस पे अभी हम बात करेंगे और आप समाजी काम जो सोशल वर्क कर रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है आपकी कि एक तो आप किस इलाके को बिलोंग करती हैं, फिर राइटली सेड कि यू आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स, तो वाई नॉट, वही आपको शौक भी होगा। इतना कुछ क्या सोच के इंसान करता है या फिर जो भी पॉजिटिव चीज़ मिल रही होती है, पढ़ाई बड़ी अच्छी जगह एडमिशन लिया लेकिन उसके बाद टू गिव बैक, वो एजुकेट भी, आप एजुकेशन भी इन अ वे कर रही हैं, बच्चों को कंप्यूटर सिखाती हैं, साथ आपकी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक रॉक क्लाइंबिंग भी चल रहा है। हाउ डज इट ऑल कम अबाउट? एक तो ये कि ज़िंदगी में एक हमेशा से कोशिश रही है कि जो है ना, अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो मकसद ज़िंदगी हो, और बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि हमारा आज हमारे कल से बेहतर होना चाहिए गुज़श्ता कल से। तो बचपन मैंने जो कश्मीर में गुजारा और 2005 में जो कश्मीर अर्थक्वेक आया और उसमें मैं अपनी फ़ैमिली के साथ, उस वक्त मैं बिल्कुल टीन एज में थी और अपनी फ़ैमिली के साथ मैं मुज़फ़्फ़राबाद गई। वहाँ पे हम लोगों ने उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि कुछ NGOs होती हैं, उनके साथ जाना होता, तो एज अ फैमिली हमने सामान इकट्ठा किया और हम पहुँच गए और वहाँ पे लोगों के साथ मिलके लोगों की हेल्प करने की कोशिश हमने की। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो जितनी NGOs हैं वो बड़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही हैं। तो वहाँ से मुझे एक 2005 में मेरा पहला तारुफ हुआ वॉलंटियरिज्म से कि ये भी एक चीज़ है दुनिया में। और फिर मैंने अपने स्कूल में आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जब नस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, कैपिटल में है, एडमिशन हुआ तो वहाँ पे एक पाकिस्तान रिलीफ फाउंडेशन है, उनके साथ फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग्स का मौका मिला और 2010 से बल्कि 2009-10 से ऑनवर्ड्स बाकायदा फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग्स कराना शुरू की। फिर रॉक क्लाइंबिंग का हमने क्लब स्टार्ट किया, रॉक क्लाइंबिंग की तरफ आ गई और बदतरीज मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आती गई जिनके साथ मैं काम करती रही और आज मैं आपके सामने मौजूद। अच्छा, और ये ईशा आपकी सारी बात सुन के और आप पढ़ भी रहे थे हम ऑब्वियसली कि आप क्या क्या कर चुकी हैं, तो बहुत ही इम्प्रेस हो रहे हैं। बताइएगा, इमर्जिंग लीडर्स ऑफ पाकिस्तान एक्सचेंज में जब आप पार्टिसिपेट आपने किया तो उससे क्या आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल और आपके विजन में क्या फ़र्क पड़ा कि आप क्या करना चाहती हैं क्या नहीं? इमर्जिंग लीडर्स जो प्रोग्राम है वो वाकई मेरी ज़िंदगी का अहम प्रोग्राम है और मैं अपने उस्ताद नदीम हुसैन साहब के बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के बारे में बताया। बेसिकली ये 3 हफ्ते की स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, फेलोशिप प्रोग्राम था, जिसमें पाकिस्तान से 15 मुख्तलिफ लोग जो कुछ अहम काम कर रहे थे उनको सिलेक्ट किया गया था और हमें डिफरेंट इदारों में हम गए, जैसे हम न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, अटलांटा और सैन फ्रांसिस्को में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट किया। हम पेंटागन गए, हम वाइट हाउस में ईस्ट विंग में हमारी मीटिंग्स हुई, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लेक्चर्स थे, फिर बिजनेस कम्युनिटी के साथ हमारे लेक्चर्स हुए, स्टैनफोर्ड का हमने विज़िट किया, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स से लेक्चर्स लिए। तो वो वाकई जो 3 हफ्ते थे और उसने ज़िंदगी को बदल दिया और एक इंस्पिरेशन से भर दिया कि नहीं, वापस जाना है और इसी लेवल का काम करना है जिस तरह से एक चीज़ और, क्योंकि आप यहाँ पर आई हैं तो जो मसाइल हैं वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इनमें किस दुश्वारी का सामना है, किन मसाइल का सामना है, हुकूमती सतह पर आपको किस ताउन की उम्मीद है जो मिलना चाहिए तक अगर आप अपने इस काम को मज़ीद बढ़ाना चाहती हैं, लोगों तक मज़ीद पहुँचाना चाहती हैं, तालीम भी ख़ास तौर पर बच्चों तक, तो ये भी ज़रूर हमें बताइए।
जो बच्चों की तालीम का है, अब जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर आप जो इदारे देखें, गवर्नमेंट के इदारे, उनमें बहुत ज़रूरत है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो टीचर्स हैं वो बुनियादी तौर पर क्वालिफाइड हों, उनके पास ट्रेनिंग्स हों और वो कर रहे हों। पाकिस्तान में जो एजुकेशन का गैप है उसको प्राइवेट इदारों ने और NGOs ने फिल करने की कोशिश की है, लेकिन आप देखें कि जो प्राइवेट इदारे हैं उनके पास जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जो टीचर्स होते हैं वो बेसिकली FSC पास टीचर्स होंगे और वो नर्सरी प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, जबकि अगर आप जो डेवलप्ड मुल्क ममालिक हैं वहाँ पे प्रॉपर बाकायदा ट्रेनिंग के बाद टीचर्स जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये टीचर डेवलपमेंट और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत हमें ज़रूरत है, उस पर इन्वेस्ट करने की और उसको डेवलप करने की। ज़बरदस्त आपने बात की है, ख़ासतौर पे टीचर ट्रेनिंग के हवाले से हमने भी एक बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का शो किया, बिकॉज इधर भी आपको पता है कि कराची में भी कुछ ऐसे इदारे बन गए हैं। इनफैक्ट स्पेयर हेड उनको कर रही थी सलमा, जो शहजाद रॉयज़ वाइफ, ऑल्सो शी वॉज ऑन आवर शो। तो काम बड़ा ही अच्छा हो रहा है और बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया है आपने ईशा। बेस्ट ऑफ लक विद ऑल दैट यू डू इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बड़ी खुशी होती है जब इतने सॉलिड एक आपके दिमाग में आइडिया हो, इतनी यंग एज में, बगैर किसी की सपोर्ट के इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप इतना कुछ कर रहे हैं। और सच बात ये है कि जब आप करना चाह रहे हो ना तो लाइक माइंडेड इदारे भी आपको मिल जाते हैं एंड आपका बस ये विजन होता है कि मैं बहुत चैलेंज से भी एक अच्छा काम निकाल लूंगी। मुल्क की तकदीर जो है ना वो यंग जनरेशन के हाथ में तो कहते हैं, तो हमारी यंग जनरेशन जिस तरीके से काम कर रही है और जो जज्बा उनके अंदर है, पाकिस्तानियत का जज्बा भी और लोगों की खिदमत का जज्बा भी, तो हमें इससे बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि मिसालें हैं कि ये वो लोग हैं जिनके हाथ में इस मुल्क को आना है। रोज भी हमारे जो शो पे अभी थे जिन्होंने एवरेस्ट सर किया है, मतलब दे आर सो इंस्पिरेशनल। और ये बात जो है ये हमें पर्सनली बड़ी इफेक्ट करती है, बिकॉज वी ऑल लिव इन कराची है। तो कराची में जी स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात दोबारा तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। लियारी, गुलिस्तान जौहर और शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में दिन दिहाड़े लूट मार आम सी बात हो गई है। ये लें जी, आपको पता है ना हर जगह आजकल CCTV तो लगा ही होता है, तो ये सारी चीज़ें पहले हम सुनते थे, अब देख भी सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी मुजरिमों के हाथों अपनी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं। डकैती की हालिया वारदातों में मुज़ाहमत के दौरान कई अफराद कत्ल और ज़ख्मी किए जा चुके हैं। बाय द वे बिल्कुल ये वाक़या है। और ये सेफ सिटी के सारे कैमरे जो आप देख रहे नहीं है, इसमें अपनी मदद के तहत भी मुख्तलिफ गलियों में, स्ट्रीट्स में लोगों ने CCTV कैमरे लगाए ताकि कोई अपनी ज़ाहिर सेफ्टी कर सके, सिक्योरिटी कर सके। लेकिन ये वाक़यात हो रहे हैं और बड़े आराम से दिन दिहाड़े। ये गुलशन का आप ये देख रहे हैं, ये गुलशन में ये कुछ हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में भी। स्ट्रीट क्राइम्स पर बात करते हैं, कराची में क्यों बढ़ते जा रहे हैं और क्यों पुलिस उस तरीके से काबू पाने में अभी तक तो कामयाब दिखाई नहीं दे रही है। राना जावेद ने मैं ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक ने मैं ज्वाइन किया, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ है। काशिफ बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा ये क्या हो रहा है कराची में और क्यों हो रहा है और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखें जब आपने सबसे पहले तो CCTV कैमरास की बात की, तो ये भी कराची पुलिस की जानिब से ही बताया जाता है कि स्ट्रीट क्राइम के लिए, रोकथाम के लिए जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी तो उस वजह से जो है CCTV कैमरे शहरियों की मदद से लगाए गए हैं और बाकायदा शहरियों को ये हिदायत की गई कि आप CCTV कैमरे लगाएं। अच्छा। अब जब हम उन कैमरेज की फुटेज लेकर आते हैं तो पुलिस की जानिब से हमें ये कहा जाता है कि ये कैमरे हमारी तरफ से ही लगाए गए हैं, क्योंकि कैमरे बढ़ गए हैं तो उनकी फुटेजेस आना बढ़ गई हैं, तो इसलिए स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। तो एक तो ये फैक्टर उनकी जानिब से बताया जाता है। अच्छा, दूसरी दो मेन चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। एक है हमारा पॉवर्टी, हम जो लोग गुर्बत की तरफ हैं वो उनको कुछ और मिलता नहीं तो वो कहते हैं कि चलो डाका डालते हैं, तो लोग इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से इस चीज़ को रेशियो कम करने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है मंशियात का। हमारे जो नौजवान नस्ल है वो जा रही है मंशियात की तरफ। अब मंशियात के असूल के लिए वो जाते हैं स्ट्रीट क्राइम की तरफ, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं। तो पुलिस की जानिब से एक अच्छा इफेक्ट अब ये किया गया है कि मंशियात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ जो मंशियात के मुनज़्ज़म अड्डे हैं उन पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं कि उनको कार्रवाइयाँ करके कम किया जाएगा। और बाकायदा एक कराची के प्लान को देखते हुए एक प्लान तरतीब दे दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो नॉमिनेट कर लिया गया है। जैसे बाकायदा बता दिया गया है कि कराची के ये इलाके जो हैं जिसमें गुलशन चौरंगी है,
है जिसमें कुरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें लियारी के मुख्तलिफ इलाके हैं, तो इनसे ये वो स्पॉट हैं जहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। अच्छा, वहाँ पुलिस की नफरी को डिप्लॉय करने। ये हम फुटेज दिखा रहे हैं तो इसमें खातून भी हेल्प करे, खातून भी साथ दे रही है, तो ये अगर खवातीन भी साथ है, कोई गैंग है ऐसे। अच्छा जी, तो इसमें जरा मुश्किल और पेश आ सकती है पुलिस को, कैसे ऐसा है। अच्छा, मैं पिछले दिनों एक ऐसी एक कार्रवाई पुलिस ने की, तो जब मैं उस स्ट्रीट क्रिमिनल से मिला तो उसकी जानिब से बताया गया कि हमारी गैंग में 7 लोग हैं, उनमें 3 लड़कियां हैं, और हम लड़कियों को साथ इसलिए रखते हैं कि हम बासानी कोई गाड़ी अगर छीनते हैं या चोरी करते हैं तो उसको लेके हम बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि साथ में फैमिली शो करते हैं कि हम एक फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो पुलिस थोड़ा सा हाथ कम डालती है। तो ये एक फैक्टर भी है, पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हम जो CPLC रिपोर्ट जब देखते हैं तो उसमें इस साल के सिर्फ 4 माह के अंदर शहरियों को जो है वो 14,000 मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया है, और इसी तरह मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 20,000 के करीब मोबाइल फ़ोन जो हैं उनसे महरूम किया गया है। तो पुलिस की जानिब से एफर्ट की जा रही है। अच्छा काशिफ, लेकिन एफर्ट, ओके, लेट अस टॉक अबाउट द एफर्ट। अब वापस आते हैं ज़रा CCTV फुटेज के बारे में। नेचुरली लोगों ने ज़्यादा CCTV लगा लिए, फुटेज ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा पता चल रहा है कहाँ क्राइम्स हो रहे हैं, बट विद द सेम टोकन कंट्रोल करना भी तो थोड़ा सा आसान हो गया ना। अब तो हमें नज़र आ रहे हैं कि किधर क्राइम्स हो रहे हैं, क्या क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सी वीडियोस में शक्लें भी नज़र आ जाती हैं। तो ये तो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको ईजियर नहीं हो गया टैकल करना भी, क्योंकि नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये एक फैक्टर है कि इसको इजी हो गया, लेकिन जो लोग हैं ना थोड़ा सा हमारे थाने कल्चर से भी डरते हैं। लोग चाहते हैं कि हम वाकयात रिपोर्ट करवाएं ही ना। हाँ। लोग चाहते हैं कि अगर पुलिस उनसे CCTV मांगती भी है तो कोशिश ये की जाती है कि हम ये कह दें कि CCTV कैमरे खराब है, ताकि हम अगर CCTV फुटेज देंगे तो हम उसमें पढ़े ही ना, हम फुटेज देंगे तो उसके बाद उसमें मजीद हमारे से भी इंक्वायरी होगी, फिर कार्रवाई होगी, तो फिर उसमें मजीद डिटेल में जाएंगे। लेकिन पुलिस की जानिब से अब वन डोर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि आप आएँ, अपनी मुकदमा जो है वो करवाएं, अपनी रिपोर्ट करवाएं, हम उस पर फौरी तौर पे एक्शन लेंगे। लेकिन फिर उसके साथ साथ जो शहरी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम वन डोर स्टेप पे ये करते हैं तो उसका कोई बैकअप प्लान है, क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल जब पुलिस गिरफ्तार करती है उन पर वो फौरन से दोबारा से छूट जाते हैं, तो उसके लिए भी एक बड़ा ज़रा इशू क्रिएट होता है। तो जो शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि अब उनको बिल्कुल एविडेंस, फिर कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर और बता रहे हैं। वाकई मतलब लोग जरा खौफजदा भी हो जाते हैं फिर के अब देख लिया कुछ होते हुए, हमारे साथ नहीं हुआ, हर काम का आसान होना, यही बात है। खुदा हाफिज़। Oh well, see you tomorrow.